बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। इम्तिहान की भरपूर तैयारी चल रही होगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू साल अव्वल उर्दू का सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा। आपको 2 असबाक दिए जाएंगे। आपने किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करना होगा। 10 नंबर का ये सवाल होगा। आज हम देखेंगे कि इसमें आपने किन चीज़ों को पेश नज़र रखना है, किस तरह से करना है कि खुलासे में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो शुरू करते हैं जी। आपके सामने मैंने तरीक़ेकार पैटर्न लिखा। सबकी खुलासा तहरीर करने का तरीका ये बोर्ड में सवाल नंबर 4 है। लिहाजा आप जब बोर्ड में पेपर करें तो सवाल नंबर वही लिखें जो क्वेश्चन पेपर पे है, यानी सवाल नंबर 4। बच्चे गलती करते हैं। अगर आप सबकी खुलासा सबसे पहले कर रहे हैं तो उसको सवाल नंबर 1 बना देंगे। सवाल नंबर वही लिखें जो क्वेश्चन पेपर पर मौजूद है। दरमियान में करके लिखेंगे सवाल नंबर 4, छोटी सी ब्रैकेट डाल दें, दाएं बाएं छोटी सी लकीर डाल दें, यानी पता चले कि ये नया सवाल शुरू हो गया। उसके बाद मुख्तसर सवाल भी लिखें। पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, मुख्तसर सवाल लिखें। सवाल नंबर 3 सबकी इक़्तिबास की तशरीह, सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा, सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। लिखिए ज़रूर, पर मुख्तसर लिखिए। आपको नंबर जवाब लिखने के मिलने हैं, सवाल लिखने के नहीं मिलने। सो मुख्तसर सा सवाल दरमियान में लिखते। इसके बाद अभी आपको अर्ज़ की कि इम्तहान में आपको FLP यानी फुल लेंथ पेपर में 2 असबाक दिए जाएंगे और आपने किसी एक सबक का खुलासा लिखना होगा। तो यह वजाहत से लिखेंगे कि आप कौन सा खुलासा कर रहे हैं, अलिफ या बे, उसको वजाहत से लिखेंगे। और फिर जिस सबक का खुलासा कर रहे हैं आगे उसका नाम भी लिख देंगे। मसलन अगर हम पहले सबक का कर रहे हैं तो उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए ये सवाल 3 लाइनों में चला गया। पहले आपने सवाल नंबर लिखा, फिर मुख्तसर सा सवाल लिखा, और फिर जिस सबक का खुलासा लिख रहे हैं उस सबक का नाम लिख दिया। इसके बाद इस ग्रीन लाइन का मतलब है कि एक सतर खाली छोड़ दें, पता चले सवाल खत्म हुआ और जवाब शुरू हो रहा है। सवाल और जवाब में एक सतर खाली छोड़ दें। 3 लाइनों पर सवाल चला गया, चौथी लाइन खाली छोड़ दें, 5वीं लाइन से आप जवाब शुरू करें। अजीज तलबा, ये 10 नंबर का सवाल है। आपके सामने तकसीम लिखी 1 + 9 = 10, यानी 1 नंबर होते हैं मुसन्निफ का नाम और 9 नंबर का सबकी खुलासा। कुल मिलके 10 नंबर का सवाल बनता है। अब देखिए इकट्ठा 10 नहीं लिखा हुआ, 1 + 9 यानी 2 हिस्से कर दिए गए। मतलब ये हुआ कि आपको मुसन्निफ का नाम अलग से लिखना है, खुलासा अलग से तहरीर करना है। बच्चे गलती ये करते हैं, खुलासे के अंदर ही सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम लिख देते हैं। बाज़ों का टीचर की नज़र नहीं पड़ती, आपका 1 नंबर कट जाता है। लिहाजा मुसन्निफ का नाम अलग से लाइन में लिखे, खुलासे के अंदर ना लिखे, वजाहत से लिखे। मुसन्निफ का नाम, ये पहला सबक लिखा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग हैं। असलाफ का नाम एहतराम से लिया करें और लिखते वक्त भी एहतराम का ख्याल रखा करें, रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद 1 लाइन खाली छोड़ दें, क्योंकि सवाल के 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुसन्निफ का नाम और सबकी खुलासा। 1 लाइन खाली छोड़ दें और उसके बाद सबकी खुलासा तहरीर करें। तो देखिए सबकी खुलासे तक पहुँचते वक्त आपकी 1, 2, 3 लाइनें सवाल की हो गई, चौथी लाइन खाली छोड़ दी, 5वां मुसन्निफ का नाम, 6ठी लाइन फिर खाली छोड़ दी, 7वें लाइन पर सबकी खुलासा लिखे और 8वीं लाइन से सबकी खुलासे को शुरू करें। तो ये तो पैटर्न हो गया कि सबकी खुलासा आपने किस तरह से लिखना है, किन चीज़ों को सामने रखना है सबकी खुलासा तहरीर करते हुए। अब अजीज तो आगे बढ़ते हैं। कुछ अहम चीज़ें, अहम निकात खुलासे के लिए, यानी खुलासा लिखते वक्त आपने किन चीज़ों को पेश नज़र रखना है। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि ये बड़ी गलती होती है, बल्कि मैं ये कहूँगा बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है, किसी किताब, नोट्स, हेल्पिंग बुक से सबके खुलासे को रट्टा मारना। अजीज़ तलबा, ये याद करने का सवाल नहीं है, ये रट्टा मारने वाला सवाल नहीं है, ये समझने वाला सवाल है। पहली बात, बुनियादी असूल समझें। उर्दू का एक असूल है, ज़बान का उर्दू हो या अंग्रेज़ी,
آپ جانتے ہیں सबक में मुख्तलिफ पैराग्राफ बने होते हैं। एक अहम असूल है कि एक पैराग्राफ में कोई एक ही मरकज़ी नुक्ता होता है, यानी एक अहम बात के लिए मुसन्निफ एक पैराग्राफ बनाता है, उसमें दूसरी अहम बात नहीं होती, एक ही अहम बात होती है। अगर मुसन्निफ ने अहम बात दूसरी करनी है तो नया पैराग्राफ बनाएगा। एक पैराग्राफ में एक ही अहम बात होगी। लिहाजा आप ये कीजिए कि सबक को कम से कम 3 दफ़ा बगौर पढ़ें। आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये सबक है किस बारे में, क्योंकि पहले तो आपको पता ही नहीं है। दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो कुछ बुनियादी चीज़ें आपको वाज़ेह होंगी। तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे, बगौर मुतालिया करेंगे तो सबक आपको समझ में आना शुरू होगा। तो कम से कम 3 दफ़ा सबक का मुतालिया करने के बाद फिर आप एक पैराग्राफ को बगौर पढ़ें और देखें इस पैराग्राफ में क्या बात है। मैंने भी अर्ज़ की कि एक पैराग्राफ में एक ही अहम बात होगी, 2 नहीं होंगी। तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें और उसमें से अहम नुक्ता अक्स कर लें, ड्राइव कर लें, निकाल लें, बेशक किताब पे या नोटबुक पे एक तरफ लिख लें कि इस पैराग्राफ में ये बात थी। यानी अगर एक सबक पर 10 पैराग्राफ हैं तो आपके पास 10 अहम निकात होने चाहिए। 15 पैराग्राफ हैं तो 15 अहम निकात होने चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, उन्हीं अहम निकात को मुख्तसर अपने लफ्ज़ों में बयान कर देंगे तो सबकी खुलासा बन जाएगा। दोबारा दोहरा दूं, सबक के खुलासे को रटा मत मारिए, अहम निकात निकाल लें और अहम निकात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर दें तो सबकी खुलासा बन जाएगा। आपको अहम असूल बता दूं जिस पर आपको नंबर मिलने हैं या कटने हैं। सबकी खुलासे का असूल ये होता है कि सबक के तमाम अहम निकात उसमें आ जाएं, कोई बात रह ना जाए और कोई गैर ज़रूरी बात ना आए, इर्रेलेवेंट बात ना आए। सबक की सारी अहम बातें आ जाएं, गैर ज़रूरी बात ना आए। और इसकी तवालत लेंथ कितनी होती है, 2 और 3 सफ़ों के दरमियान। दोबारा दोहरा दूँ, सबकी खुलासा इस तरह से लिखें कि 2 और 3 सफ़े के दरमियान रहे, सबक के तमाम अहम निकात आ जाएं और कोई गैर ज़रूरी गैर मुतल्लका बात ना आए। ये वो 3 अहम असूल हैं जिसकी बुनियाद पे आपके पेपर की जांच की जाती है और नंबर लगाए जाते हैं। इसी बात को नंबर वाइज समझ लें। अहम निकात बुरा खुलासा क्या था, सबक का 2-3 मरतबा बगौर मुतालिया करें और हर पैराग्राफ से अहम निकात अक्स करें, यानी अहम निकात निकाल लें। जितने पैराग्राफ हों उतने अहम निकात आपके पास होने चाहिए। और बात देखिए, अक्स शुदा अहम निकात को मुख्तसर तौर पर अपने अल्फाज में तहरीर कर दें तो ये सबकी खुलासा बन जाएगा। सबकी खुलासे को रट्टा मारना, ज़बानी याद करना गलत होता है। सबक के तमाम अहम निकात तहरीर करें, कोई बात स्किप ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बात लिखी और कुछ छोड़ दें, तमाम अहम निकात आने चाहिए। अभी अर्ज़ की आपसे, ये बड़ी अहम बात होती है कि सबक के तमाम अहम निकात आ जाएं और कोई गैर ज़रूरी बात ना आए। सबक के अलावा गैर सबकी मवाद से गुरेज करें। गैर सबकी मवाद क्या होता है, आपने कोई शेर का हवाला दे दिया, कोई नसरी हवाला दे दिया, कोई आयत लिख दी, हदीस लिख दी, कोई कौल किस्सा कहानी लिख दिया, कोई ज़रब और मिसल लिख दिया, तो याद रखें कितनी ही अच्छी बात हो, कितनी ही अहम बात हो, अगर उसका जिक्र सबक में नहीं है तो खुलासे में नहीं आएगा। खुलासे में आप सिर्फ वो बात लिखेंगे जो सबक में मौजूद है। इसके अलावा कितनी भी अच्छी बात होगी, टीचर इस तरह से क्रॉस लगाएगा और नीचे लिख देगा गैर मुतल्लका मवाद, इर्रेलेवेंट मटेरियल। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सबकी खुलासे में सिर्फ वो बात लिखें जो सबक में है। अगर सबक में शेर दिया हुआ है तो आप खुलासे में लिख सकते हैं, अगर सबक के अंदर आयत और हदीस मौजूद है तो आप खुलासे में लिख सकते हैं, वरना आप हरगिज़ नहीं लिखेंगे। ये सबसे अहम उसूल दोबारा दोहरा दूं कि सबक के तमाम अहम निकात आ जाए और गैर जरूरी कोई बात ना आए। सबकी खुलासे की तवालत यानी लेंथ हस्बे ज़रूरत 2 और 3 सफ़ात के दरमियान हो, यानी किसी भी शक्ल सबकी खुलासा 2 सफ़ात से कम ना हो, 3 सफ़ात से ज़्यादा ना हो, इसके दरमियान में आपको रखना होता है। आखिरी और अहम तरीन बात कि अहम निकात मार्कर से ज़रूर नुमाया करें। मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि ये बहुत अहम बात होती है, अहम निकात को अपने मार्कर से हाईलाइट करना होता है, अहम निकात को मार्कर से ज़रूर नुमाया करें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होगी और वो खुशी से आपको नंबर
ज़्यादा देगा, क्योंकि टीचर अहम निकात देख के एक राय बना लेते हैं और आपको नंबर दे देता है। जब आप अहम निकात मार्कर से हाईलाइट नहीं करते, टीचर पढ़ना शुरू कर देता है, दायरे लगाना शुरू कर देता है और नंबर काटना शुरू कर देता है। अजीज़ तुल्बा ज़हन में रखें कि पेपर यूँ अटैम्प्ट करें कि चेक करने वाले को आसानी हो, फैसिलिटेट करें। आपका पेपर चेक करने में मुम्तहिन को जितनी ज़्यादा आसानी होगी वो खुश होकर नंबर उतने ज़्यादा देगा। आपके पेपर चेक करने में टीचर को जितनी मुश्किल पेश आएगी वो गुस्से में नंबर ज़रूर काटेगा। और आप टीचर को क्या सहूलत दे सकते हैं, और यही कि अहम निकात मार्कर से नुमाया करें, इससे पेपर चेक करने में बहुत आसानी होती है। तो अज़ीज़ तलबा आपने देखा, हमने सबसे पहले पैटर्न देखा कि खुलासा किस तरह से लिखना है। इसके बाद कुछ अहम निकात देखे जिनका आपको ख्याल करना होगा सबकी खुलासा तहरीर करने में। अब हम एंड पे ये करते हैं कि थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं कि आपने अहम निकात कैसे निकालने हैं। मैंने भी अर्ज़ की कि हर पैराग्राफ से अहम निकात निकालें, उनको अपने लफ्ज़ों में बयान कर दें, सबकी खुलासा हो जाएगा। तो अब जरा हम प्रैक्टिस करते हैं कि अहम निकात कैसे निकालने हैं। मसलन आपके पहले सबक को ये कर लें, उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, हमारे लिए बेहतरीन नमूना। तो अगर आप किताब अपने सामने रखें तो आपको समझने में आसानी होगी। मैंने ये प्रैक्टिस की कि अहम निकात किस तरह निकालने हैं। आपका ये सबक 3 सफ़ात पे मुश्तमिल है। अगर आप पहले सफ़े पे आएँ तो पहले पैराग्राफ में बुनियादी बात क्या बताई गई, खुदा की मोहब्बत की अहलियत, कि अगर तुम खुदा की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो कैसे करोगे। दीगर मज़ाहिब में क्या बुनियाद है, नबी की बातों पर अमल। और इस्लाम में खुदा की मोहब्बत किस तरह हासिल की जा सकती है, नबी पाक की अमली पैरवी और इत्तबा। तो पहले पैराग्राफ में क्या बात आई है, खुदा की मोहब्बत की अहलियत। आपने पैराग्राफ पढ़ा, अहम नुक्ता निकाल लिया। दूसरे पैराग्राफ में क्या बात की गई है, दुनियावी नज़्म नस्क का हसूल, इंतज़ाम, कि दुनियावी नस्ब व नस्क में आपको हुक्मरान भी चाहिए, मुख्तलिफ पेशेवर लोग भी चाहिए, अवाम भी चाहिए, फ़ौज भी चाहिए, काजी जज भी चाहिए, सौदागर भी चाहिए। तो बताया गया है कि दुनियावी नस्ब व नस्क किस तरह से चलता है, तमाम शोबे अपना अपना किरदार अदा करते हैं। पहले सफ़े के आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है इंसानों के लिए नसीहत पजीरी, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में इंसानों के लिए नसीहत पजीरी का दर्स मौजूद है। तो आप ये देखें, पहले सफ़े पर ये 3 पैराग्राफ थे। इसके बाद आ जाएं सफ़ा नंबर 2 पर, तो उसमें पहला पैराग्राफ है इंसानी जज्बात व एहसासात। इंसान जज्बात व एहसासात के ताबे होता है, वो मुख्तलिफ रवैये, कभी राज़ी है, कभी गमज़दा है, कभी माला माल है, कभी गरीब है, कभी खुशी से दो चार है, कभी गमज़दा है। तो मुख्तलिफ इंसानी जज्बात और एहसासात का जिक्र किया गया। हर एहसास में नबी पाक ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उसके बाद 5वां पैराग्राफ यानी दूसरे सफ़े पर दूसरा पैराग्राफ में मुख्तलिफ इखलाकी पहलू बताए गए। हर पहलू के लिए नबी पाक की ज़िंदगी में हमारे लिए दर्स मौजूद है। इसके बाद दूसरे सफ़े पर अगला पैराग्राफ जो खासा तवील पैराग्राफ है, हर ताइफा इंसानी के लिए बेहतरीन मिसाल। ताइफा यानी किस्म, इंसानों की किस्में अमीर गरीब मर्द औरत यानी इकसाम हो गई। हर ताइफा इंसानी के लिए बेहतरीन मिसाल। एक शख्स का उसका ताल्लुक किसी भी पेशे से है, किसी भी कारोबार, किसी भी सिलसिले से है, किसी भी हैसियत से है, नबी पाक हर हैसियत के लिए इंसान के लिए बेहतरीन अमली मिसाल है। अब इसमें मुख्तलिफ हैसियतों का जिक्र हुआ है जो आप मुख्तलिफ से कर देंगे कि अगर आप ताजिर हैं तो भी नबी पाक बेहतरीन मिसाल, मैसूर हैं यानी घिरे हुए हैं दुश्मनों में तो भी, मेहमान हैं, मेज़बान हैं, बादशाह हैं, फातेह हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, उस्ताद हैं, शागिर्द हैं, नासे हैं, नसीहत करने वाला, मुंतजिब है यानी हुकूमत में है, काजी या जज हैं, सालिस हैं, शोहर हैं या औलाद हैं। इन हर हैसियत में नबी पाक बेहतरीन मिसाल हैं हर इंसान के लिए। यह खासा तवील पैराग्राफ है जिसमें मुख्तलिफ इंसानी हैसियतों को बयान किया गया। इसके बाद आ जाइए आखिरी सफ़ा नंबर 3 जो तकरीबन आधा सफ़ा है।
اس میں بیان کیا گیا دنیاوی و دینوی کامیابی کی بشارت کہ اگر ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی دنیاوی کامیابی بھی ملیں گی، آخرت کی کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اگلا پیراگراف جو امتحانی نقطۂ نگاہ سے بہت اہم پیراگراف ہے کہ آپ آفتاب عالم تاب ہیں یا ابر بارہ ہیں۔ آفتاب وہ سورج جو سب پر چمکتا ہے، سب کو روشنی اور حرارت دیتا ہے، لیکن سب اس سے برابر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ کی مثال ابر بارہ کی طرف سے ہے، وہ رحمت کی بارش جو سب پر برستی ہے لیکن سب کو اس کا یکساں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کا مقصد حیات کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، یہ واحد مقصد ہے۔ 4 چیزیں بتائی گئیں جو مسلمانوں میں ایک جیسی ہیں، 4 چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آخری پیراگراف میں بیان کیا گیا اس سبق کا کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے، عالمگیر تمام دنیا کے لیے کوئی دوسرا رہنما نہیں ہو سکتا۔ آخر میں قرآنی آیت کا حوالہ دیا گیا، جن میں کہ یہ حدیث نہیں قرآنی آیت ہے، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کو اہم نکات نکال کے دکھائے کہ کس طرح سے آپ ایک پیراگراف پڑھیں گے، اہم نکات نکالیں گے، سب کی خلاصہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، انہی اہم نکات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دینا ہے۔ جب آپ خود نکات نکال کے اہم لفظوں میں بیان کریں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس میں سارا کام ہو گیا کہ سبق کے تمام اہم نکات بھی آ گئے، کوئی غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات بھی نہیں آئی، اور 2 اور 3 صفحوں کے درمیان مواد رہے گا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے دیکھا کہ خلاصہ آپ نے تحریر کس طرح سے کرنا ہے، فارمیٹ کیا ہوگا، کن اہم نکات کو سامنے رکھنا ہے، کن اہم امور کو سامنے رکھنا ہے خلاصہ تحریر کرتے وقت، اور آخر میں ہم نے پریکٹس بھی کی کہ کس طرح سے آپ ایک پیراگراف پڑھیں گے، اہم نکات نکالیں گے۔ آپ کے پاس تمام اسباق کے پیراگراف کے اہم نکات ہونے چاہیے اور ان کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو سب کی خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تو ایک فارمیٹ تھا، باقی ہمارے CMM لیکچر جو چینل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں ہم نے تمام اسباق کے پیراگراف کی تشریح کی ہے اور اہم نکات کو بیان کر دی ہے۔ یعنی جب آپ اسباق کے لیکچر سنیں گے تو اہم نکات جو لکھے ہوئے ہیں انہیں کو آپ بیان کر دیں گے تو سب کی خلاصہ ہوگا۔ یعنی ہمارے لیکچرز میں آپ کو خلاصے کے لیے مواد بھی ملے گا اور تشریح کے لیے بھی مواد ملے گا انشاءاللہ عزیز۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ان نکات کو اپنے لفظوں میں بیان کریں گے تو سب کی خلاصہ ہو جائے گا، اور یہ جو الفاظ لکھے ہیں آپ نے انہی کو مارکر سے ہائی لائٹ بھی کر دینا ہے، انہی الفاظ کو ہائی لائٹ کر دینا ہے، مارکر سے نمایاں کر دینا ہے، جس سے ایک اچھا تاثر پڑے گا، ٹیچر کو پیپر چیک کرنے میں آسانی ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر پائیں گے۔ یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر۔ میں نے کوشش کی آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ سب کی خلاصہ کیسے تحریر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچر مفید لگا ہو تو برائے مہربانی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔